वंदना उनकी करे जिनसे सुशोभित है धरा, जिनसे है मानव का पथ प्रकाश ज्योति से भरा। वंदना उनकी करे जिनसे सुशोभित है धरा, जिनसे है मानव का पथ प्रकाश ज्योति से भरा। वंदना उनकी करे से दिशा हमको मिली नित मानवीय मार्ग की, पथ मिला निश्चित हमें थी कामना जिस मार्ग की। कृतज्ञता से सौम्यता की नित्य आई निरंतरा, कृतज्ञता से सौम्यता की नित्य आई निरंतरा, जिनसे है मानव का पथ प्रकाश ज्योति से भरा। वंदना उनकी करे जिनका है चिंतन शुभ यही, कैसे हो मानव सुखमयी। प्रेरणा से जिनकी है मानव का जीवन सुखमयी, श्रद्धा समर्पित जिनसे आए मानवीय परंपरा, श्रद्धा समर्पित जिनसे आए मानवीय परंपरा, जिनसे है मानव का पथ प्रकाश ज्योति से भरा। गुड मॉर्निंग, सभी को नमस्ते, हरिहर। 10 वर्षीय ऑनलाइन कार्यक्रम के सुबह के सत्र में आप सभी का स्वागत है। पूज्य बाबा जी को स्मरण करते हुए आज के सत्र की हम शुरुआत करेंगे। योगेश भैया जी के प्रति बहुत बहुत कृतज्ञता। अभी 2 दिनों से हमारा एक प्रश्न का सत्र शुरू है, तो उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए जब तक योगेश भैया जी हमें ज्वाइन करेंगे तब तक मैं आपके सामने कृतज्ञता मूल्य पर थोड़ी बात बताना चाहूंगी। बाबा जी ने कहा था, उभी सभी सुपथ प्रदर्शकों के प्रति मैं कृतज्ञ हूँ, जिनसे यथार्थता के स्रोत आज भी जीवित है। जो मानव कृतज्ञता का वहन करता है, उसी का आचरण प्रेरणादायी एवं शिक्षाप्रद है। तो जैसे कि बाबा जी ने हमें बताया है कि संपूर्ण प्रकृति में नियम नियंत्रण संतुलन पूर्वक ही एक सुंदर व्यवस्था है। मानव को वो व्यवस्था समझनी है और अच्छी से जीना भी है। समझने का काम मानव ही कर सकता है और समझकर संबंध पूर्वक जीना ही मानव की मौलिकता है और मौलिकता ही मूल्य है। तो अभी यदि मौलिकता क्या है, तो उसके उदाहरण के लिए हम ये रख सकते हैं कि यदि नींबू खट्टा है तो खट्टाईपन उसकी मौलिकता है। करेला कड़वा है तो करेले का कड़वापन उसकी मौलिकता है। आम मीठा है तो उसका मीठापन ही उसकी मौलिकता है। वैसे ही हाथी की भी अपनी मौलिकता है, चूहे की भी अपनी मौलिकता है, घोड़े की भी अपनी मौलिकता है और गधे की भी अपनी मौलिकता है। अब घोड़े का उपयोग गधे के जैसे और गधे का उपयोग घोड़े के जैसे नहीं कर सकते। पदार्थ में भी हम देखें तो ऑक्सीजन का काम यूरेनियम नहीं कर सकता और यूरेनियम का काम ऑक्सीजन नहीं कर सकता। इस पूरे संसार में प्रकृति के सभी अवस्था में हर एक वस्तु की अपनी अपनी मौलिकता है। यदि हम पेड़ की मौलिकता समझते हैं, पेड़ का महत्व समझते हैं, तो फिर हम पेड़ कभी नहीं काटेंगे, बल्कि हम नए पेड़ लगाएंगे और कहेंगे कि हम पेड़ का मूल्य समझते हैं। यानी संसार में हर एक वस्तु की अपनी एक मौलिकता है
और उसकी मौलिकता ही उसका मूल्य है। संसार में पशु भी मूल्यवान है और पहाड़ भी मूल्यवान है। बंदर की भी एक मौलिकता है और चींटी की भी एक मौलिकता है। पर सोचे तो मानव का महत्व क्या है फिर? तो देखेंगे कि जो ऐसा कुछ है कि जो मानव ही कर सकता है। तो उसका क्या कर सकता है? तो उसका जवाब आता है समझना। समझना और समझ के संबंधों में जीना। और हर मानव समझदार होना चाहता ही है, यही संबंधों का आधार है। मानव समझदार होना चाहता है और अपने शरीर को स्वस्थ भी बनाए रखना चाहता है, ताकि हम अच्छे से जी सके। हम किसी से समझते हैं तो किसी को समझाते भी है। उसी तरह शरीर के पोषण संरक्षण में भी हमें बहुत सारे लोगों का सहयोग मिलता है। इसी तरह हम एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। मानव लक्ष्य की ओर हम साथ साथ आगे बढ़ रहे हैं। यानी पूर्णता के अर्थ में जो अनुबंध है, वही संबंध है। और सारे संबंध समझदारी के अर्थ में हैं, यानी लक्ष्य के अर्थ में है। हमारा जन्म हुआ तब से लेकर आज तक हमारे माता पिता हमारा कितना ख्याल रखते हैं। परिवार के सभी सदस्य हमें अच्छी अच्छी बातें सिखाते हैं। हमें परिवार में संस्कार मिलते हैं और अपने शरीर का भी पोषण और संरक्षण वहां से होता है। तो आपको सभी बड़ों के प्रति एक कृतज्ञता होती है। कृतज्ञता का मतलब ये नहीं कि हम सभी से थैंक यू करते फिरे। माँ बाप को थैंक यू कहने की कोई जरूरत नहीं है। माँ बाप के प्रति हमारा व्यवहार देख के ही पता चलता है कि हम उनके प्रति कृतज्ञ है या नहीं। हम जिनके प्रति कृतज्ञ होते हैं, उनके साथ हमारा व्यवहार नम्रता से भरा होता है, ना कि उदंडता से। हम जिनके प्रति कृतज्ञ होते हैं, उनके साथ हमारा व्यवहार नम्रता से भरा ही होता है। उनके सामने हमारी आवाज कभी ऊंची नहीं होती या बुरा बर्ताव हम उनके सामने नहीं करते। जब हम परिवार वालों के साथ व्यवहार करते हैं, तो ये ध्यान में रखना है कि उन्होंने हमारे लिए कितना कुछ किया है। जब ऐसा कृतज्ञता का भाव अपने में दिखता है, तो उदंडता का ख्याल भी नहीं आता। कृतज्ञता का भाव जब हमारे अंदर बना रहता है, तब हमारे व्यवहार में सौम्यता आ जाती है और हम सहज रूप से सामने वाले व्यक्ति के सम्मान का भाव रखते हैं। इसी को हम शिष्ट व्यवहार कहते हैं। जब हम कृतज्ञ होते हैं, तब हम सौम्य होते ही हैं। जहाँ भाव पहचान में आते हैं, वहाँ संबंध बोझ नहीं लगते। जैसे माँ को अपने संतान के प्रति ममता महसूस होती है, तब बच्चे की बीमारी के वक्त रात रात भर माँ को जब जागना पड़ता है, तो वो माँ के लिए कष्टप्रद नहीं लगता या कष्टप्रद नहीं होता। भाई को भी अपने बहन के प्रति स्नेह का भाव होता है। तभी तो बहन के शादी में महीनों तक दौड़ा दौड़ी करने के वक्त भाई को कोई थकान भी महसूस नहीं होती। इसके उल्टा जब हमें भाव पहचान में नहीं आते, तो सामान्य कामों में भी एक आलस्य जैसा आता है। यहाँ पे एक कहानी से शेयर करना चाहूंगी कि जैसे एक 7-8 साल की बच्ची है, उसका घर पहाड़ी पे है और वो अपने 3 साल के भाई को अपनी पीठ पर लेकर पहाड़ी चढ़ रही है। उसी वक्त एक सदग्रस्त वहां पे मिलते हैं और वो बिटिया से बोलते हैं कि बिटिया, आपको ये भार नहीं लगता? तो उस बिटिया ने सज्जन व्यक्ति से बोला कि चाचा, ये भार नहीं है, ये मेरा भाई है। यानी यदि स्नेह है तो संबंध उत्सव जैसे लगते हैं, और यदि स्नेह नहीं तो फिर संबंध बोझ लगने लगते हैं। और बोझ उठाना किसको अच्छा लगता है? हर कोई अपने जिंदगी को उत्सव ही बनाना चाहता है। पर होता यह है कि वो खुद किन्हीं कारणों से परेशान होता है, तो दूसरों से लड़ झगड़ता है। से हम सुखी होना चाहते हैं, तो सबके साथ अच्छे से
रहना चाहते हैं, वैसे ही हर कोई खुद सुखी होना चाहता है और सबके साथ अच्छे से जीना चाहता है, क्योंकि पूरी प्रकृति की डिजाइन ही साथ साथ जीने की है। हम भी उसी प्रकृति के संतान हैं, तो संबंध पूर्वक जीना ही हमारा स्वभाव है। जब किसी से समझ की कमी होती है, तब भाव नहीं पहचानते, सम, संबंध नहीं पहचानते और बुरा बर्ताव कर देते हैं। और जब उनको संबंध समझ में नहीं आते हैं, तब उनकी अपेक्षाएं अनियंत्रित हो जाती है। तो हम भाव भी अच्छे से समझने तो हमें भाव भी अच्छे से समझने होंगे और संबंध भी अच्छे से समझने होंगे। इसलिए कृतज्ञता के बारे में हम यही कहेंगे कि जिनसे भी मेरे लिए सुविधा और समझ के अर्थ में कुछ भी किया है, उसके प्रति मतलब उसकी समझ और सुविधा के प्रति जो स्वीकृति का भाव है, उसको ही कृतज्ञता कहेंगे। जिसने भी मेरे सुविधा के लिए अथवा मेरे समझ के लिए कुछ भी किया है, उसको याद रखना यानी उस वस्तु का सदुपयोग करना, यही कृतज्ञता है। और उस समझ को जिंदगी में लाना यही याद रखना है। ये याद नहीं रखना कि किसने हमें ये बात बताई, बल्कि उसे हमारे व्यवहार से प्रमाणित करना यही कृतज्ञता है। सभी को धन्यवाद। शायद योगेश भैया जी ज्वाइन हो चुके होंगे। नमस्ते भैया जी। नमस्कार दीदी, नमस्ते नमस्ते। नमस्ते। आवाज पहुंच रही है? हाँ भैया जी, अच्छे से। जी, नमस्ते सभी को। तो हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आज का चर्चा के लिए कोई प्रश्न यदि होंगे तो शुरू कर सकते। जी भैया जी, बसंत भैया जी से कुछ जिज्ञासाएं हैं। शायद भैया जी, बसंत भैया जी आप जुड़ चुके हैं? ठीक है, भैया जी द्वारा जो प्रश्न भैया जी ने भेजा था, उसे मैं आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ। भैया जी का प्रश्न था, मूल्य का व्यवहार अभ्यास परिवार में कैसे करें? ओके, नमस्ते। आवाज पहुंच रही है? हाँ, थोड़ी धीरे आ रही है, कम आ रही है थोड़ी। तो मूल्यों का अभ्यास परिवार में कैसे करें? जैसे हमने कल के स्पष्टीकरण में त्रिसूत्री का एक अ, अभ्यास जो ध्यान में आ रहा था। परिवार में जो संबंध है, प्रत्येक संबंधी पूरा होना चाहता है। पूरा होना चाहता है का मतलब प्रत्येक संबंधी समझ पूर्ण होना चाहता है। प्रत्येक संबंधी का लक्ष्य समझदार होना है। ये मूलभूत रूप में हम सभी बड़ों को नित्य स्मरण की बात है, यानी नित्य हमारे में याद रहे कि परिवार का प्रत्येक संबंधी पूरा होना चाहता है, समझ में पूर्ण होना चाहता है। और उसी पूर्णता के अर्थ में
संबंध है। और ये जो पूरा होने वाला अभ्यास है, उसका जो चित्र है वो है आचरण। चित्र में इसलिए कह रहा हूं कि क्या पूरा होना चाहते हैं, या जो पूर्णता है वो कहाँ दिखेगी। तो जैसे नीति मूल्यों में पूर्णता, जैसे नीति की अगर बात करूं तो तन मन धन, प्रत्येक संबंधी हमारे साथ तन का उपयोग, मन का उपयोग और धन का उपयोग, उपयोग सदुपयोग और मूल्यों में 30 मूल्य। और अभी तक हमने 26 मूल्यों की चर्चा की है। उसमें अभी 4 मूल्यों की चर्चा शेष है, जो अभी प्रश्नोत्तरी जैसे जैसे पूरा होगा हम 4 मूल्यों की चर्चा शुरू करेंगे, जो जीवन मूल्य हैं। सुख, शांति, संतोष, आनंद, यानी प्रत्येक संबंधी जीवन रूप में सुखी होना चाहता है, और सुखी होने के अर्थ में ही ये पूर्णता है। शांति कामी है, शांति चाहता है। संतोष चाहता है और आनंद में रहना चाहता है। तो ये जो 4 स्तर हैं, सुख, शांति, संतोष, आनंद, ये हम बड़ों के लिए अब महत्वपूर्ण होते जाएंगे। यही स्रोत है जो हमें मानव के रूप में हमारे होने का प्रमाण प्रस्तुत होते रहेगा। यदि हम सुखी नहीं हैं मानसिकता में, यानी जीवन में हम सुखी नहीं हैं, जीवन में का मतलब है जीवनाओं में तालमेल नहीं है, हम सुखी नहीं है, उस स्थिति में हमारे मानव होने का और फिर हमारा संबंध में जो शिष्टताएं होनी है, वो हमें अवरुद्ध होता हुआ नजर आएगा। तो आचरण के चित्र में नीति मूल्यों का जोड़ होते रहेगा, और चरित्र के रूप में हम चरितार्थ होते रहेंगे। उसे मानवीयता पूर्ण जीवन कहते हैं। मुझे लग रहा है कि ये अभ्यास हम सबको परम आवश्यक है। अभी जैसा हमने पिछले अनेकों दिनों की चर्चाओं में हमारा जो सुखी होने का स्रोत है कि संबंधों में संवेदनाएं प्रकट होती हैं, और वो संवेदनाएं सुख जैसे भागती हैं, यानी भासती हैं। और हमें तो सुख चाहिए, तो हम संबंधों में जो संवेदनाएं जिनमें सुख भासता है, हम शायद उसके पीछे भागते। और व्यवहार रूप में जो आप पूछ रहे हैं, फिर संबंधों के पीछे लगने वाला काम हो जाता है सुख के लिए।
तो संबंधी के पीछे भागने वाला व्यवहार ये आसक्ति वाला व्यवहार है, और ये आसक्तियां सफल नहीं होती। और जब हमें पता लगता है कि हमारे साथ आसक्ति है या हम संबंधी के प्रति आसक्त हो रहे, तो उसकी समस्याएं पैदा होती हैं और अपने आप ही हम दूर किए जाते हैं संबंधों में। घटनाएं होती हैं, लेकिन फिर हम मूल मुद्दे नहीं समझकर हम घटनाओं में उलझ जाते और ब्लेम शुरू होता है, आपस में आरोप प्रत्यारोप होते हैं। तो संबंधों में यदि परेशानी है, तो मुझे लगता है कि हमको हमारे संबंध निर्वाह की मानसिकता पर पुनर्विचार करते रहना होगा कि हम संबंधों में प्रकट हो रही संवेदनाओं में सुख ढूंढते हुए हम संबंधी के पीछे पड़े हुए हैं, या उन संबंधों के बिना हम अपने अपने अस्तित्व को पहचान नहीं पा रहे, और इसी कारण संबंध के आगे लक्ष्य है ये शायद हमारे ध्यान में नहीं आता। तो मानवीयता पूर्ण जीवन के अभ्यास में संबंध सहायक हैं और होना है आचरण। ये अभ्यास यदि हमारा हो, तो ये जो संबंधों में जो सहायता है, वो सहायता ही त्रिसूत्रियों में हम समझने की कोशिश करेंगे। तो जो पहला सूत्र है वो है समाधान का सूत्र। यानी परिवार में हमारा जो जन्म हुआ है वह समाधान के अर्थ में है। तो नित्य चिंतन ये हमारे समाधान का मुद्दा प्रधान रूप में फोकस एरिया बना रहे। अब स्वाभाविक है, जब तक कि हम पूरा नहीं होते, ऐसे लक्ष्य में हमारा मन बने रहे, उसके लिए प्रेरणाओं की आवश्यकता लगती है। ये जो प्रेरणाएं हैं वो सेवा से मिलती हैं। तो संबंध में, परिवार में सभी संबंधियों के साथ हमारा जो अभ्यास है वो सेवाओं में होना, ये एक आवश्यकता है और अनिवार्यता भी। क्योंकि सेवा संबंध में सेवा होने से विश्वास मूल्य का अभ्यास लगातार बना रहता है। जो परिवार जो स्ट्रेस गंभीर रूप लिया हुआ है, उसका मुख्य कारण यदि हम एनालिसिस करेंगे, विश्लेषण करेंगे, तो परिवार में सेवाओं का अभाव होते जा रहा है। बच्चों के लिए पढ़ाई, बड़ों के लिए कमाई, और जो बुजुर्ग है उनके लिए क्या, ना तो पढ़ाई है ना कमाई है। तो टाइम निकालना ये गंवाना वाला काम हो गया। तो एक पीढ़ी पढ़ाई कर रही है, दूसरी पीढ़ी कमाई कर रही है, और तीसरी पीढ़ी गंवा रही है। ये गंभीर स्ट्रेस है।
तो तीनों पीढ़ियों की सार्थकता बनी रहे, उसके लिए हम जैसे सोचने वाले व्यक्तियों को समाधान प्रधान रहते हुए और सेवाओं की विशालता को समझना होगा। अभी तो सेवाओं के बहुत ही साधारण से चित्र मान्यता के रूप में हमारी इच्छाओं में है। सेवाओं की विशालता का शोध होना होगा। सेवाएं करनी भी हैं, सेवा लेनी भी है और लेते भी है। तो सेवाओं से जो ग्रहण होता है जीवन में, वो विश्वास ग्रहण होता है। और विश्वास ग्रहण होने से हम भी किसी परिवार में सेवा करते तो विश्वास ही ग्रहण होता है, और कोई हमारी सेवा करता है तो हमारा भी विश्वास ग्रहण होता है। तो समझदारी का लक्ष्य पूरा होने के लिए जो फ्यूल है, जो ईंधन है, जो प्रेरणा है, फिलहाल स्वाभाविक है, फिलहाल ये प्रेरणाएं संबंध से ही आएगी। एक शब्द दे सकते हैं, बाहर से आएगी। समझदार होने का स्वरूप या समझदार होने की रचना, समझदार होने का डिजाइन कहिए या व्यवस्था, वो स्वयं में जीवन रूप में रहती है, परंतु इसे पूरा होने तक जो सहायता है, वो सहायता की भी व्यवस्था है। उसे परिवार व्यवस्था, समाज व्यवस्था नाम है। तो स्वयं में व्यवस्था है, और ऐसी व्यवस्था, स्वयं में व्यवस्था और ऐसी व्यवस्था का अनुभव होने तक सहायता की भी व्यवस्था है। उसे परिवार व्यवस्था, समाज व्यवस्था नाम दिया। वही व्यवहार में संपर्क और संबंध कहलाए जाते। अब उसमें हमारा जन्म परिवार में हुआ है, इसलिए हमें जन्मतः विश्वास की व्यवस्था मिली हुई है। यानी जो हमारा ध्यान रखते हैं जन्म से लेकर अभी तक, जो हमारा ध्यान रखा जाता है, वह विश्वास की व्यवस्था है। उसको परिवार व्यवस्था कहते हैं। तो ऐसा विश्वास ग्रहण होना और हमारे द्वारा ऐसा विश्वास संबंधी को ग्रहण होने से लक्ष्य में मन लगा रहना यह महत्वपूर्ण है। और ऐसा विश्वास पाकर यदि हम मार्ग भटक गए, यानी संग्रह सुविधा में लग गए, अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने में लग गए, यानी हमसे उपकार छूट गया, तो फिर इस विश्वास का क्या हुआ? जिसके लिए ये व्यवस्था है वही यदि नहीं हुआ तो स्वाभाविक सी बात है, इसमें समस्याएं पैदा होंगी। जैसा कि आज परिवार में बिखराव दिख रहे हैं, तनाव दिख रहे हैं। तो उदाहरण के लिए, जैसा कि अभी बच्चे केवल 18 साल पढ़ाई में ही फोकस दिख रहा है, केवल। है ना? जब मैं पढ़ाई कह रहा हूं तो अतिवाद नहीं कर रहा हूं, उसको समझने की
कोशिश करते, क्योंकि पढ़ाई में चेतना विकास मूल्य शिक्षा नहीं है। पढ़ाई में स्किल सेट है, स्किल सेट से नौकरी मिलता है, पैसा मिलता है। तो पैसे की पढ़ाई के लिए बच्चे पढ़ रहे हैं, धन और पद की पहचान चाहिए इसके लिए, और दिनों दिन ये बढ़ता ही जा रहा है। चेतना विकास का वातावरण और अध्ययन नहीं होने से जागृति की संभावना विहीन धीरे धीरे बच्चों को समझ में आता है, और वो फिर बाहर देखते हैं कि कहाँ मिलेगा ये और बड़े कमाई में लगे हैं। और बुजुर्ग समय गंवाने में। इस प्रकार से डिस्कनेक्ट हो गया। तो समाधान के साथ सेवा सूत्र कौन करेगा? अब हम ही लोगों को समय देना होगा। यही शोध चल रहा है। अब इसमें समय लगेगा। जो सेवा के स्थूल चित्रण है, उन चित्रणों से एक विशाल चित्र सेवाओं का हमारी शोध में आना, ताकि हमारे सहित, हमारे परिवार सहित प्रत्येक संपर्क और संबंध में कैसे लक्ष्य के लिए प्रेरणा बने, यही सेवा की विशालता है। और जो तीसरा मुद्दा है वो है श्रम। क्योंकि समाधान और सेवा के वहन के लिए समृद्धि होना, जो कि श्रम से समृद्धि है। तो इस प्रकार से 3 सूत्रों में यदि हम अपने कार्यक्रम को निश्चित करते हैं, तो हमारा कार्यक्रम निश्चित हो जाने से प्रतिदिन समाधान के क्षेत्र में स्थिर हो जाने से, यानी एक एक बिंदु जुड़ता चले जाने से, जिसे हम जागृति क्रम जागृति, ये स्वरूप हमको हमारे में समझ में आना, और हम प्रतिदिन अधिक अधिक समाधानित होने में यदि हमारा गति, और उसमें विश्वास मूल्य का पुष्टि, और आयु के अनुसार श्रम में हमारा अभ्यास। तो इस तरह से मुझे तो परिवार में ये अभ्यास समझ में आते हैं, स्पष्ट होते हैं। और इस सब को समाधान, यानी आचरण में समाधान को पहचान पाना, नीति मूल्यों को पहचान पाना, और हमारे चरित्र को चरितार्थ कर पाना, और ऐसा चरितार्थ होने को आगे जो मूल्यों की हम चर्चा करने वाले हैं, जीवन मूल्य, वो दरअसल में योगाभ्यास है। मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि और मध्यांश रूपी आत्मा, यह जो परस्परता है, यह परस्परता योगाभ्यास है। तो ये भी समझ में आता है कि ऐसे योगाभ्यास के लिए
अब समाधान प्रेरणा होता है, और ये समाधान परिवार में, इसलिए परिवार में लक्ष्य समाधान समृद्धि, ऐसा बाबा जी ने दिया हुआ है। यही मानव लक्ष्य भी उन्होंने कहा, क्योंकि ऐसे मानव लक्ष्य हमें शिक्षा में मिल जाने से जो योगाभ्यास होना है, यानी जीवन जागृति के जिसको हम कहेंगे कि अंतिम चरण के प्रयास होने हैं, वो योगाभ्यास है। तो जब तक कि ऐसे योगाभ्यास हमारे शुरू नहीं होते, तब तक जो मन में आवेश है, उद्वेलित होना है, ये सारा समाधान के क्षेत्र में मानव होकर के समाधान नहीं रहने से योगाभ्यास की कोई दूर दूर तक संभावना ही नहीं है। इसलिए भैया, गंभीरता से मानवीय शिक्षा, या ये जो स्पष्ट हो रहा है कि हमें व्यवहार सीखने की आवश्यकता है, और ऐसे व्यवहार सीखने के लिए जो उपाय है शिक्षा का, जिसमें प्रौढ़ शिक्षा का जो उपाय है, उसमें से एक उपाय हम इस प्रकार के सत्रों में भाग लेना, हमारा सोच विचार में काम करना, और सोच विचार को एक दूसरे के साथ प्रत्यक्ष मिलकर और ऐसे व्यवहार अभ्यास को समझना, सीखना, एक दूसरे के उदाहरणों से सीखना और अपनी प्रवृत्तियों को परिमार्जित करना, ताकि ये प्रवृत्तियां योगाभ्यास के लिए मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि और मध्यांश, ये जो जीवन में परिवेशीय प्रत्यावर्तन, परावर्तन, ये जो परिवेशीय क्रियाएं हैं और उन क्रियाओं की जो परस्परता है, नियंत्रण की परस्परता और साक्षात्कार बोध अनुभव होना, ये उन परस्परताओं का लक्ष्य है। ऐसे लक्ष्य के लिए काम करने के लिए मुझे कुछ इतना स्वरूप समझ में आता है। देखिए आपको कितना इस स्पष्टीकरण से कितना लाभ होता है, कितना कनेक्ट हो पाता है। अगला प्रश्न अपन ले सकते हैं। धन्यवाद भैया जी। नमस्ते अ, भैया। जी दीदी, नमस्कार। नमस्ते भैया। मुझे थोड़ा सेवा स्पष्ट नहीं हो रहा है। परिवार में सेवा का स्वरूप, या परिवार के बाहर भी अगर हमें समाज में कुछ सेवा करना है, आप कौन सी सेवा का यहाँ उल्लेख कर रहे हैं? अच्छा प्रश्न है। प्रधान रूप में सेवा का जो चित्र मुझे समझ में आता है, वो है व्यक्ति तैयार करना। क्योंकि परिवार व्यवस्था जो समाज व्यवस्था का भाग है, छोटी इकाई है, तो सेवा के लिए हमें समाज व्यवस्थाओं का अध्ययन आवश्यक है। और समाज व्यवस्थाएं ये व्यक्ति तैयार करने के अर्थ में ही है। समाज का मतलब समाज गति। तो हमारी सेवाओं से
समाज गति कैसे बने रहेगी? तो समाज की गति बनी रहती है शिक्षा से। समाज व्यवस्थाओं में संस्कार रहता है और यही संस्कार व्यक्ति में पहुंचता है। तो व्यक्तियों में संस्कार समाज द्वारा, समाज उसका कारण है जहां से व्यक्ति में संस्कार पहुंचता है कारित विधि से। जैसे परिवार में संतान पैदा हो गया, यानी संतान ने जन्म लिया, उसके नामकरण के लिए समाज आता है। तो ऐसे नामकरण में जो सेवा होना है वो दरअसल में सेवा संस्कार के अर्थ में है, यानी नामकरण उत्सव में पहुंचना, पहुंचकर उसमें भागीदार होना। और ये जो भागीदारियां हैं यही संस्कृति का स्वरूप है। तो आज आज का स्वरूप में देखिए वो विकृत संस्कार है नामकरण उत्सव में। कैसे? उसका इवेंट बन गया, उसमें वो भाव कहाँ, उसमें वो विचार कहाँ? तो भाव और विचार के साथ हम सहभागी होते हैं नामकरण संस्कार में, उसका एक वातावरण बनता है और ऐसा वातावरण संतान की मानसिकता में पहुंचता है। तो नामकरण उत्सव, फिर जन्म दिवस उत्सव, उसमें भी समाज पहुंचता है। जन्म दिवस उत्सव में बधाइयां मिलती हैं, अभिनंदन होता है। ये सब क्या है? उसमें भाव विचार होने से ये संस्कार बनते हैं। फिर आता है शिक्षा संस्कार। ये तो 18 वर्ष चलता है। तो व्यक्ति तैयार होना, व्यक्ति समझदार होना, समझदार व्यक्ति परिवार में या समाज में अधिक अधिक तैयार होना, यही व्यवस्थाओं का लक्ष्य है। और समझदार व्यक्ति तैयार होने के लिए हम अपना तन को खर्च करते, मन को खर्च करते, धन को खर्च करते, ये सभी सेवाएं हैं। तो मेरे अनुसार हम आप जैसे लंबे समय से जीवन विद्या को सोचने समझने वाले व्यक्तियों की मानसिकता में शिक्षा संस्कार में जो सेवाएं हम प्रयुक्त कर सकते, जिससे कि आने वाली पीढ़ी तैयार हो रही है, ये सेवा है। प्रतिफल अपेक्षा विहीन किया गया जो कार्य व्यवहार है वो सेवा है। उसका दूसरा नाम है उपकार। तो किसी व्यक्ति को तैयार करने में जितने डायमेंशंस है, जितने उसके कोण हैं, जितने आयाम है, जितने परिप्रेक्ष्य हैं, उस प्रत्येक परिप्रेक्ष्य का अध्ययन होना और उसमें
जो हमारी योग्यताएं बनती हैं, उन योग्यताओं के अनुसार अपना तन मन धन लगाना, ये सेवा है। जो मुख्य मुद्दा सेवा से निकल आता है वो है विश्वास। शिक्षा संस्कार में हमारा सेवा पहुंचने से जिसको भी वो सेवा पहुंचती है, उस व्यक्ति में विश्वास का पोषण होता है कि हम भी समझ सकते हैं, हम भी ऐसा बन सकते हैं। तो व्यक्ति व्यक्ति मल्टीप्लाई होना है, तो सेवा प्रवृत्तियां और सेवा के कोण आयाम, ये अगर जोड़ के समझने की कोशिश करेंगे तो हमें एक संस्कृति नजर आएगी। ये सेवा है। जी भैया। कुछ समझ में आता है? जी। तो भैया, परिवार के स्तर पर और ये सामाजिक स्तर पर जो सेवा हमें करनी है, इसमें तालमेल कैसे बैठा? बड़ा लक्ष्य होगा समाज, पक्का, 100%। यदि हम ऐसे तालमेल के चक्कर में पड़ेंगे तो ये तो संवेदनाएं खींच लेंगी परिवार की, ये खींचती भी हैं। आज तो ऐसा ही है। अपने घर में हम अच्छे, सुप्रीम कोर्ट में न्याय नहीं कि बाबा जी ने एक बार बजाया था अच्छे से। तो जब तक कि समाज व्यवस्था, समाज का चित्र हमको स्पष्ट नहीं है, परिवार वंश से आगे नहीं जाता, प्रवृत्तियों में वहीं फंस के रह जाता है। तो समाज व्यवस्था का स्पष्टीकरण हमको होने से, क्योंकि बड़ी व्यवस्था में छोटी व्यवस्था समाई हुई है, तो जैसे जैसे हमें समाज व्यवस्था स्पष्ट होती है, क्योंकि समाज व्यवस्था का ही हमारा परिवार एक छोटी इकाई है, तो उसमें जो हमें समझ में आता है वो है कर्तव्य। सेवाओं की मर्यादा कर्तव्यों से समझ में आती है। समाज में क्या कर्तव्य है, परिवार में क्या कर्तव्य है, तो ऐसे कर्तव्यों की सीमा रेखाएं अपने आप स्पष्ट होती हैं। और जी। अभ्यास से ये कर्तव्य की सीमा हो जाने से, जितना मुझे स्पष्ट हो गया है, परिवार में हमारे प्रति किसी की नाराजगी का प्रश्न ही नहीं। लेकिन वही, अगर हम संवेदनाओं के सुख में उलझ गए तो हम फिर संबंधी के पीछे है, ये पक्का। और उन आसक्तियों में किसी दिन फिका जाएंगे, क्योंकि वो संवेदना से दूसरा रास्ता है ही नहीं। तो ये रूठना मनाने का डिजाइन चलेगा। किसी दिन रूठेंगे, किसी दिन मनाएंगे। कोई हमको मनाएगा, कल हम किसी को मनाएंगे। कोई, कभी हम रूठ जाएंगे, कभी कोई दूसरा रूठेगा। ये रूठने मनाने से और अधिक, और उसमें मजा भी आता है। तो ये जो सुख दुख का डिजाइन है, परंतु ये डिजाइन व्यक्ति मल्टीप्लाई करने में बिल्कुल नाकामयाब रहा। या तो ये व्यक्तिवादी हो गया, जो कि अभी दिख ही रहा है। अभी बच्चे व्यक्तिवादी हो रहे, मुझे चाहिए, मुझे आनंद मिलना चाहिए, बाकी जो हो जाए, मेरा नहीं छूटना चाहिए, मेरी प्रायोरिटी ये। अभी तो व्यक्तिवादी डिजाइन अभी आ रहा है, और उसके पहले समुदायवादी रहा, यानी वंश तक चला गया, जाति तक चला गया। तो इस प्रकार से मुझे लगता है कि हमें कर्तव्यों को यदि पहचान पाते हैं, बड़ी व्यवस्था में हमारा ध्यान बना रहने से परिवार उसमें छोटी व्यवस्था है, तो गुरु मूल्य में लघु मूल्य समाया ही है। और कर्तव्यों की सीमा रेखा से हमें वो मर्यादाएं, परिवार में क्या मर्यादा, समाज में क्या मर्यादा,
इन दोनों का अंतर संबंध क्या है, योगाभ्यास के लिए समाज व्यवस्था और परिवार व्यवस्था स्पष्ट होना आवश्यक। इतना आपके प्रश्न का स्पष्टीकरण बनता है। जी भैया, ये योगाभ्यास क्यों कह रहे हैं भैया, जीवन मूल्य के अभ्यास पर? हाँ, बहुत बढ़िया पॉइंट है। योगाभ्यास का मतलब है, जैसे योग का मतलब है जुड़ना। तो भाई, हम किससे जुड़ना चाहते हैं? तो उत्तर आता है कि हम अस्तित्व से जुड़ना चाहते हैं। तो अस्तित्व से जुड़ने का मतलब है अस्तित्व का दर्शन होना। और अस्तित्व के दर्शन के लिए जीवन में जो योग है, मन का वृत्ति से जो योग है, वृत्ति का चित्त से जो योग है, चित्त का बुद्धि से, बुद्धि का आत्मा से, और आत्मा का परमात्मा यानी व्यापक वस्तु, ये योग है। तो इस प्रकार जीवन में प्रत्येक परिवेश का, परिवेशीय शक्तियों का योग होना है। और ये शक्तियों का वियोग ही तो दुख है। ये जो शक्तियों का अपव्यय होना ही तो दुख है अभी। तो ऐसा योग जो आत्मा मध्यांश होने के कारण व्यापक वस्तु में अनुभव का योग स्वाभाविक रूप में गठन सहज बना ही हुआ है, परंतु उसका अनुभव नहीं है। और ऐसे मध्यांश में अनुभव का योग बना हुआ है, और ऐसे ही अस्तित्व को पहचानने का योग, लक्ष्य को पहचानने का योग बुद्धि में बना ही हुआ है। तो बुद्धि आत्मा को पहचान पाना, और ऐसे बुद्धि का, चित्त का प्रयोजन पहचानने का योग ये बना ही हुआ है। इस प्रकार प्रत्येक परिवेशीय शक्ति का योग बना ही हुआ है, और ऐसा योग जो बना हुआ है, यह अनुभव में आना, ये योगाभ्यास है। इसलिए एक छोटा सा ध्यानाकर्षण कि सांसों पर नियंत्रण करना ये योग नहीं है, ये एक प्रकार का आसन है। यदि योग कहना हो, योगाभ्यास कहना हो, तो वो शक्तियों का अंतर नियोजन है, वो योगाभ्यास है, जो कि मानवीयता पूर्ण जीवन, जहां से अस्तित्व में जो योग साक्षात्कार बोध अनुभव से हम पहचान पाना, अपने आप को पहचान पाना, अस्तित्व को पहचान पाना, इस पूरी प्रक्रिया को योगाभ्यास नाम दिया है। इसलिए योगाभ्यास। बहुत सुंदर। नमस्कार। तो धन्यवाद। आज हम धन्यवाद। यहीं रुके, कल कुछ और प्रश्नों के साथ, और हम धीरे धीरे जीवन मूल्यों की चर्चा प्रारंभ करेंगे। अच्छा है, आप सब प्रश्न कर रहे, तो हम जैसे ही प्रश्न पूरे हो जाएंगे, हम जीवन में जो अभ्यास है, उन अभ्यास को, योगाभ्यास को समझने का अभ्यास प्रारंभ करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आज की उपस्थिति के लिए। आज के दिन की मंगल प्रेरणाओं के साथ नमस्कार। हरि हर।